नमस्कार छात्रों। आज हम फिर से एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। वो विषय है हिंदी। तो हिंदी अध्यापन शास्त्र की प्रश्न जो है वो किस स्वरूप में आते हैं, किस प्रश्नों का इसमें सम्मिलित होता है, ऐसे सभी प्रश्नों की आज हम एक जो प्रश्न है या फिर जो भी उसके संदर्भ में जानकारी है, या आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। मात्र जो छात्र नए हैं और जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात यह है कि सभी विषयों की जानकारी अधिक से अधिक आपको दृढ़ीकरण होना या आपको याद रहना, इसलिए आप ये वीडियो जो है ये अंत तक देखें। चलो चलते हैं। तो किन प्रश्नों का इसमें सहभाग है, किस तरह से उसका स्वरूप है, ये हम आज देखते हैं। तब इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी भाषा में उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या होती है, तो कितनी होती है ये हमें जानकारी चाहिए। तो इसका प्रश्न जो है छात्रों, इसका इस पर्याय इस ऑप्शन के साथ में दिया है 52 या 52। प्रश्न क्रमांक दो है, वर्णों के भेद स्लैश प्रकार कितने हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है वर्णों के संदर्भ में, और इसका जो जवाब है तो ये दिया गया है 2। इसका ऑप्शन जो है ये इस तरह से बरोबर है। और प्रश्न क्रमांक 3 है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 5 होती है, 10 होती है, 9 होती है या 11 होती है। तो इस तरह से हमें सही इसका जवाब देना है, और इसका सही उत्तर जो है ये 11 ऐसा दिया गया है, ऑप्शन ड। अगला प्रश्न है, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, अनुनासिक, ओष्ठेय, तालव्य, अनिकंठेय। तो किस माध्यम से ये उच्चारण होता है, इसका जवाब जो है, इसका आंसर जो है ये हमें देना है उत्तर के स्वरूप में। तो इसका उत्तर जो है ये ऐसा है, अनुनासिक, ये उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है या कितनी है। ये प्रश्न पूछा गया है, और इसकी कुल संख्या जो है ये हमें समझना है, हमें याद करना है। तो इसका जो जवाब है, उत्तर जो है ये ब ऐसा दिया गया है, 33। और अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद स्लैश प्रकार है। 4 है, 5 है, 6 है या 8 है। तो इस तरह से हमें ये प्रश्न पूछा गया है, और इसका जवाब जो है ये हमें यहाँ पर देना है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है 8, यानी ऑप्शन ड ये उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उसे डैश या कहते हैं। तो देशज शब्द कहते हैं क्या, विदेश शब्द कहते हैं क्या, तत्सम शब्द कहते हैं क्या, या विदेश शब्द कहते हैं क्या। 2 बार इसमें विदेश आया हुआ है, ये एरर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो 7 का जो जवाब है वो यहाँ पर दिया गया है तत्सम इस स्वरूप में, यानी तत्सम शब्द जो है ये शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं संस्कृत भाषा में। इस तरह से इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आकर बदलता है उसे कहते हैं। देश शब्द, तद्भाव, तत्सम और विदेश शब्द। तो इसका जो जवाब यहाँ पर दिया गया है छात्रों, वो दिया गया है तद्भव। तो तद्भव जो है पर्याय ब, इसका सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 9 है, संधि के कितने भेद प्रकार है। 4 है क्या, 3 है क्या, 5 है क्या और 2 है क्या। इस तरह से यहाँ पर ये पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 9 में। तो इसका जवाब जो है, इसका आंसर जो है, उत्तर जो है ये ब यहाँ पर दिया गया है 3। और अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विचार को व्याकरण में क्या कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। इसे संधि कहते हैं क्या, सर्वनाम कहते हैं क्या, नाम कहते हैं क्या, या काल कहते हैं क्या। तो इसका जो उत्तर है छात्रों वो ऐसा दिया गया है, संधि के रूप में। और अगला प्रश्न है, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से इसका प्रश्न पूछा गया है, और हमें इसका सही जवाब यहाँ पर देना है।
तो आप जो है अपने मन में जो है इसका सही जवाब, आप आंसर जो है या जो भी उत्तर है यहाँ पर गृहीत पकड़ सकते हैं। और उसका जो उत्तर है यहाँ पर दिया गया है मुहावरे। प्रश्न क्रमांक 12 है, संजू ने अपने माँ से पत्र लिखता है, यह पत्र कौन सा प्रकार है? मैं फिर से ये दोहराता हूँ कि संजू अपने माँ से पत्र लिखता है, ये पत्र कौन सा प्रकार है, यहाँ पर ये पूछा गया है। और इसका आंसर जो है या उत्तर जो है, ये व्यावसायिक है क्या, कार्यालयीन है क्या, व्यक्तिगत है क्या, पारिवारिक है क्या, इसमें से कोई नहीं। तो हमें सही विचार कर कर इसका जो उत्तर है यहाँ पर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उत्तर है ये व्यक्तिगत और पारिवारिक के रूप में यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पर दिया है, मेले में 2 घंटे, यह निबंध कौन सा प्रकार है? मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, मेले में 2 घंटे, ये निबंध का जो कौन सा प्रकार है यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि वर्णनात्मक है क्या, विवरणात्मक है क्या, विचारणात्मक है क्या और आत्मकथनात्मक है क्या। तो इसमें से हमें सही जवाब ढूंढना है। तो इसका जो उत्तर दिया गया है ये वर्णनात्मक के रूप में दिया गया है, ऑप्शन अ। प्रश्न क्रमांक 14 के रूप में दिया गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, तो ये पंक्तियाँ किसकी है? सूरदास की है क्या, कबीरदास की है क्या, रहीम की है क्या, मीरा की है क्या? तो हमें इस तरह से जानकारी लेना है कि ये जो पंक्तियाँ है ये किसकी है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो दिया गया है वो कबीरदास के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है 15 के रूप में, लीला पुरुषोत्तम कृष्णा को अपना आराध्य मानकर गीतों के माध्यम से इनकी लीलाओं का वर्णन के प्रमुख कवि है। तो कौन से कवि हैं? रहीम, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। तो किनके यहाँ पर ये जो आराध्य माना था, इसका जवाब जो है छात्रों वो यहाँ पर दिया गया है सूरदास। ऑप्शन क के रूप में ये उत्तर जो है यहाँ पर दिया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, साखी सबद रमैनी इन रचनाओं के रचिता का नाम है। तो ये रचिता जो है, ये जिन्होंने ये रचना की है, तो वो कौन है? यहाँ पर व्यक्ति का नाम हमें लिखना है, रहीम, मीराबाई, कबीरदास, मोहन, राकेश। तो यहाँ पर भी इसका जो उत्तर दिया गया है वो कबीरदास इस स्वरूप में दिया गया है, क के स्वरूप में। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारत भारती यशोधरा साकेत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है क्या? प्रसाद यहाँ पर शब्द है, प्रसाद की है क्या? अग्नेय की है क्या? मीराबाई की है क्या? और मैथिली शरण गुप्ता जी की है क्या? यहाँ पर हमें जो रचना है वो रचना किसकी है ये पूछा गया है। और इसका सही जवाब जो है, इसका सही उत्तर जो है ये मैथिली शरण गुप्ता के नाम से दिया गया है, ऑप्शन ड के रूप में। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्राकृतिक सौंदर्य और कोमल भावनाओं के चितेरे कवि डैश कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं ये हमें ढूंढना है। तो इसका सही जवाब जो है ये दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन अ के रूप में। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 19, हरिवंश राय बच्चन की निम्न में से कौन सी रचनाएं हैं? झरना, कामयानी, मधुशाला, मधुबाला या जिंदगी नामा। तो इस स्वरूप में जो ऑप्शन दिया गया है, हमें हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचना है वो रचना बतानी है। और इसका सही उत्तर जो है ये मधुशाला, मधुबाला इस रूप में वहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 20 का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का सही क्रम है। तो कौन सा क्रम है ये हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और उपरोक्त अ ब क सभी सही है, इस रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो हमें जो काल विभाजन जो है ये काल विभाजन हमें यहाँ पर ढूंढना है। और इसका सही जवाब जो दिया है, उत्तर जो दिया है ये आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल इस रूप में दिया गया है, ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो हर एक की समय सीमा जो है ये अलग अलग होती है।
और हमें यहाँ पर सही समय सीमा जो है ये हमें यहाँ पर बताना है। और इसका सही उत्तर जो है छात्रों वो दिया गया है संवत 1050 से 1375, यानी 1375, यानी ऑप्शन जो है दिया गया है, ये उसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 22 के रूप में दिया है, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, हिंदी साहित्य में कौन से कालखंड की प्रवृत्तियां है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उत्तर है ये ब के स्वरूप में दिया गया है, आदिकाल। प्रश्न क्रमांक 23 के रूप में है, आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से कौन से रस आते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से कौन से रस आते हैं, तो 23 क्रमांक का जो प्रश्न है ये हमें इसका सही उत्तर जो है ये यहाँ पर देना है। तो आप पढ़ सकते हैं और उस प्रश्न के जो उत्तर है ये भी आप यहाँ पर खोज कर सकते हैं कि इसका उत्तर सही क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो है वीर और श्रृंगार रस, इस माध्यम से दिया गया है, ऑप्शन ड। और प्रश्न क्रमांक 24 है, रासो ग्रंथ कौन से कालखंड में लिखे गए हैं। रासो ग्रंथ कौन से कालखंड में लिखे गए हैं, ये यहाँ पर पूछा है। और इसका सही जवाब जो है या उत्तर जो है ये आदिकाल इस रूप में दिया गया है, ऑप्शन क के रूप में। प्रश्न क्रमांक 25 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पूछा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता समझे जाते हैं, उनकी रचना कौन सी है। अंधेर नगरी, धर्मयुग, गोदान, काला सूरज। तो यह इसका जो उत्तर है ये हमें यहाँ पर ढूंढ लेना है और ऑप्शन भी हमें सही बताना है। और ये इसका जो सही उत्तर है ये ऐसा दिया है, अंधेर नगरी। प्रश्न क्रमांक 26 यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर जो पेयर्स है ये हमें मैच करना है, इसका ये अर्थ होता है। तो ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनका जो कालक्रम जो है ये यहाँ पर दिया है। और इधर जो आंसर जो है ये आंसर भी बताया है, अ का 4 है, ब का 3 है, क का 2 है और ड का 1 है। तो ये उत्तर के स्वरूप में यहाँ पर दिया है। अभी जो मेथोडोलॉजी है या फिर अध्यापन शास्त्र जो है, इनके प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है सभी छात्रों को आना चाहिए कि क्या, क्योंकि हाल ही में ये दिन जो है ये हमने यहाँ पर मनाया है। और इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। प्रश्न क्रमांक 28 यहाँ पर दिया है, हिंदी भाषा के विविध रूप निम्न में से कौन से हैं। बोली भाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या उपरोक्त अ ब क सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन ड के रूप में सही दिया है, उपरोक्त अ ब क सही है। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार हिंदी भाषा की संरचना में कौन से कालखंड आते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उपरोक्त अ ब क सभी, इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो इसका भी सही उत्तर जो है छात्रों वो ड इस तरह से दिया है, उपरोक्त अ ब क सभी है। प्रश्न क्रमांक 30 है, साहित्य विधा के अनुसार हिंदी भाषा की संरचना में कौन सी साहित्यिक विधा का समावेश होता है। गद्य होता है, पद्य होता है, व्याकरण होता है और उसके साथ साथ गद्य, पद्य, व्याकरण सभी, इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका भी सही उत्तर जो है ये बिल्कुल आसान है। जो हिंदी के छात्र हैं ये बिल्कुल आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और इसका उत्तर है ड, गद्य है, पद्य है और व्याकरण सभी इसमें आते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 है, पाठ्यचर्या निर्मिति का निम्न में से एक तत्व है। छात्रों को आशय के प्रति विश्वास निर्माण करना, छात्रों को साहित्य विधाओं का परिचय देना, छात्र स्कूल में आए इसलिए, उपरोक्त अ ब क सभी। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हर बार उपरोक्त जो सवाल होता है, उपरोक्त जो उत्तर होता है वो हर बार सही होता है ऐसा नहीं होता। इसलिए आप जो है ये विचार पूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर जो है ये आप विचार पूर्वक दे सकते हैं। और इसका सही जवाब जो दिया है वो यहाँ पर दिया है, साहित्य को, छात्रों को साहित्य विधि जो है या विधियों का परिचय होना, ये उसका सही उत्तर है।
प्रश्न क्रमांक 32 यहाँ पर दिया है, हिंदी भाषा के राष्ट्रीय उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करना, धार्मिक समन्वय की स्थापना करना, उपरोक्त अ ब क सभी। तो 32 क्रमांक का जो प्रश्न है यहाँ पर इसका सही उत्तर दिया है उपरोक्त अ ब क सभी। प्रश्न क्रमांक 33 है, आशय विश्लेषण के कारण अध्यापक को कौन सा लाभ होता है? अध्यापक के ज्ञान में वृद्धि होती है, पाठ बहुत जल्दी समाप्त होती है, छात्र गृह कार्य करते हैं, उपरोक्त जो है एक भी नहीं, इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो उत्तर है ये अध्यापक के ज्ञान में वृद्धि होती है, इस तरह से यहाँ पर दिया है। प्रश्न क्रमांक 34 यहाँ पर दिया है, अध्यापक द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाते समय आशय विश्लेषण करना आवश्यक है क्योंकि छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, अध्यापन प्रक्रिया जो है क्रमबद्ध होती है, पाठ्यक्रम को समय के साथ जल्दी समाप्त करना आवश्यक होता है, उपरोक्त अ ब क सही। तो इसका जो यहाँ पर उत्तर दिया है ये यह दिया है कि अध्यापन प्रक्रिया जो है ये क्रमबद्ध होती है, इसीलिए अध्यापक द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाते समय आशय विश्लेषण करना आवश्यक है। और अगला प्रश्न दिया है, आशय विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्यापन पद्धति का चयन इसलिए क्या, शैक्षिक साधनों का चयन इसलिए क्या, मूल्यमापन में सहायकता इसलिए क्या, और उपरोक्त सभी। तो 35 क्रमांक का जो प्रश्न का उत्तर है ये उपरोक्त सभी ऐसा दिया गया है। और 36 जो प्रश्न है यहाँ पर ये पूछा है कि शिक्षा के उद्देश्य पूर्ति हेतु अध्यापक पद्धति में आवश्यक है, सभी आशय के लिए एक ही अध्यापन पद्धति हो, आशय के अनुसार अध्यापन पद्धति में विभिन्नता हो, केवल लेखन वाचन पर जोर देना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो उत्तर दिया है ये दिया गया है आशय के अनुसार अध्यापन पद्धति में विभिन्नता, ये उसका उत्तर जो है ये यहाँ पर सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम छात्रों की सीधी सरल बातें सिखाई जाती है और बाद में धीरे धीरे कठिन बातें, यह अध्यापन का कौन सा सूत्र है? ज्ञाते के अज्ञात की ओर, क्रीड़ा पद्धति का समावेश, सरलता से कठिनता की ओर, उपरोक्त अ ब क सही नहीं, इस तरह से यहाँ पर पूछा है। और इसका सही जवाब जो है, उत्तर जो है ये सरलता से कठिनता की ओर, ये यहाँ पर दिया है। और 38 नंबर का है, अध्यापन में क्रीड़ा पद्धति अधिक उपयुक्त है क्योंकि छात्र क्रीड़ा में अधिक रुचि लेते हैं, खेल द्वारा शिक्षा सहजता से ग्रहण होती है, खेल द्वारा भाषा की शिक्षा सहजता से ग्रहण होती है, उपरोक्त अ ब क सही। तो हमें सही उत्तर जो है यहाँ पर ढूंढ लेना है और इसका सही उत्तर है ड, उपरोक्त अ ब क सभी। और इसका अगला प्रश्न है, शिक्षा सहायक साधनों का महत्व क्या है? अमूर्त कल्पना को मूर्त बनाना, कठिन विषय को आसान बनाना, शिक्षा के प्रति अभिरुचि निर्माण करना, उपरोक्त अ ब क सही। तो 29 प्रश्न का जो उत्तर है ये दिया गया है ड, उपरोक्त अ ब क सही है, इस तरह से यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती हुई है कि ड जो ऑप्शन दिया गया है ये उपरोक्त अ ब क सही नहीं ऐसा कहा है, मगर इसमें आप दुरुस्ती कर सकते हैं, इसमें से उपरोक्त सभी यानी अ ब क सही है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 40वां दिया है, शिक्षा सहायक साधनों के उपयोग के कारण यह क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है उसका ये है क, छात्रों में आशय के प्रति रुचि एवं आनंद प्राप्त करना, ये उसका सही उत्तर यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा सहायक के प्रकार कौन से होते हैं? दृक शिक्षा सहायक, श्राव्य शिक्षा सहायक, दृक श्राव्य शिक्षा सहायक और दृक श्राव्य शिक्षा सहायक। तो यहाँ पर कॉमा जो है वो दिया है और इस माध्यम से आप उसका अलग जो है वो देख सकते हैं। और इसका सही उत्तर जो है 41वां वो दिया गया है यहाँ पर जो ऑप्शन ड के रूप में, दृक और श्राव्य शिक्षा सहायक। 42वां यहाँ पर प्रश्न है, नेत्रेंद्रिय व कर्नेंद्रिय से संबंधित उपकरणों को डैश उपकरण / साधन कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर ये हमें देखना है।
और इसका सही उत्तर जो दिया है ये क ऐसा दिया है, दृक श्राव्य साधन के रूप में। प्रश्न क्रमांक इस तरह से 42 हो चुका है और 43वां प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई नंबर में। ये बताया गया है कि अध्यापक का यह एक महत्वपूर्ण गुण है, सौंदर्य, न्यायप्रियता, मिलनसार, अपने विषय का गहन ज्ञान। तो हमें सही उत्तर यहाँ पर बहुत आसानी से मिल सकता है और इसका सही उत्तर जो है ये अपने विषय का गहन ज्ञान होना, ये उत्तर उसका सही है। हिंदी भाषा अध्यापक में कौन से विशेष गुण होना आवश्यक है? तो भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है क्या? उच्चारण सही होना ठीक है क्या? उपयुक्त ग्रंथ संग्रह होना सही है क्या? और उपरोक्त अ ब क सभी। तो इसका सही उत्तर जो है ये यहाँ पर दिया है, उपरोक्त अ ब क सभी। इस ऊपर दिए गए सभी जो ऑप्शंस है ये उसके सही उत्तर यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रियों ने हिंदी भाषा अध्यापन के सूत्र निश्चित किए हैं। तो कौन से निश्चित किए हैं ये हमें देखना है। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से सही उत्तर जो है ये उपरोक्त अ ब क सही है। प्रश्न क्रमांक 46वां है, जो आशय पढ़ाना है उसे संबंधित अध्यापक पहले अनेक उदाहरण देते हैं, वह अध्यापन की पद्धति है। उद्गामी पद्धति, अवगामी, सामान्यीकरण और प्रश्नोत्तर पद्धति। तो इसका सही जवाब है उद्गामी पद्धति। अगला प्रश्न है, ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर हमें देखना है। तो इसका सही जवाब जो है, शब्द है क्या, वाक्य है क्या, भाषा है क्या, वर्ण है क्या। तो इसमें से जो पूछा गया है ये हमें यहाँ पर बताना है और इसका सही उत्तर जो है ये क इस रूप में दिया है, भाषा। और यहाँ पर 48वां प्रश्न है, हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतरंग में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर छात्रों की विकासावस्था, पाठ्यों की क्रमबद्धता, स्वाध्याय के प्रश्न और उपरोक्त अ ब क सभी। तो इसमें से सही उत्तर जो है यह हमें देखना है और इसका सही उत्तर जो है ये ड इस रूप में दिया है, उपरोक्त अ ब क सभी। 49वां प्रश्न है, किसी एक विषय में समाविष्ट समग्र ज्ञान को शाखा उपशाखाओं के आधार पर उस विषय को सूत्रबद्ध रूप में दर्शाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है यह हमें देखना है, यह हमें ढूंढ लेना है कि उसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है यहाँ पर दिया है क, विषय संरचना। अगला प्रश्न है 50वां, यह एक छात्र केंद्रित अध्यापन पद्धति है। तो पूछा गया है व्याख्यान है क्या, नाट्यकरण है क्या, कथन पद्धति है क्या और उपरोक्त अ ब क सभी। तो इसमें से सही उत्तर जो है हमें विचारपूर्वक देना है और इसका सही उत्तर जो है ये ब यानी नाट्यकरण पद्धति, ये यहाँ पर दिया है। तो ये थी सभी 50 प्रश्नों की लेखमाला या प्रश्न, जिस माध्यम से आपको एक कल्पना या सृजनता आ सकती है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो भी प्रश्न है व्याकरण के इसमें दिए गए हैं, आशय के दिए गए हैं और जो अध्यापन शास्त्र है उसी के भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इस माध्यम से आपको एक जानकारी प्राप्त हो सकती है और अभ्यास में एक उपयोगिता जो है ये यहाँ पर साध्य हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। और इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई होगी। जो भी त्रुटियां है या फिर जो भी यहाँ पर कुछ गलत है तो आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर हम ये सही उसका उत्तर जो है ये दे सकें। तो इस 50 प्रश्नों के माध्यम से आप अपना स्टडी ज़रूर जारी रख सकते हैं। तो ये थे सभी प्रश्न जो आपके लिए मुझे महत्वपूर्ण लगी। और इसके बाद भी एक नया वीडियो, एक नया जो भी है विषय के संदर्भ में ये जानकारी मैं लेकर आने वाला हूँ। मगर तत्पूर्वी जो भी छात्र नए हैं और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है, तो इनसे एक हमारी विनती है कि ये सब काम जो है ये केवल हम आपके लिए करते हैं। तो आपकी भी हमारे प्रति एक जिम्मेदारी होती है कि हमें आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जिन छात्रों को इनकी ज़रूरत है उनको भी ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है। मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ, हो सकता है वाचन में या किसी ऑप्शन में या फिर किसी मुद्दों में किसी योग्य भाषा शैली का या फिर किसी योग्य उत्तर का यहाँ पर कुछ एरर या फिर कुछ त्रुटियां रह गई होगी, तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं।
तो ये थी सर सभी प्रश्न 50 प्रश्नों की प्रश्नमाला। चलो मुझे आज्ञा दीजिए फिर से एक नया वीडियो तैयार करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।